का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अपने जीके वाले पार्ट में कालीबंगा सभ्यता पढ़ चुके हैं। आहड़ या आयड़ सभ्यता जो है वो करवा दी थी। उनके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सभी कंप्लीट करवा दिए थे। आज का अपना चैप्टर रहेगा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों जी? और महत्वपूर्ण को नहीं, यही क्यों है? अब ये इसलिए है क्योंकि यहां से जो अवशेष मिले हैं वो प्राचीन जो वंश हुए हैं, जो अपने जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है, मौर्य काल या शुंग वंश के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से ही महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से ही सोने का कलश जो है वो प्राप्त हुआ है जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी। यहां से ही शोक से संबंधित मौर्य वंश से संबंधित भाब्रू अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। यहां से बाला की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहां से पूजा की हवन सामग्री जो है वो यहां से प्राप्त हुई है। इसी सभ्यता से ही पत्थर के औजार बनाने का कारखाना जो है वो भी यहीं से मिला है। इंसान जो है वो यहाँ प्राय उन्होंने विराटनगर का जो है जिक्र किया है अपनी यात्रा वृत्तांत में। उसके पश्चात पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय था वो बैराट यानी विराटनगर में ही व्यतीत किया था। तो कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब ये जो नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश इतिहासकार हैं, इन्होंने इस सभ्यता के बारे में एक लाइन कही है। वाक्य कही गुरुजी, बात सुनो। डॉक्टर सत्यप्रकाश इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले जो भी हमने पाकिस्तान को देकर खो दिया था उससे कहीं अधिक हमने बैराट सभ्यता को खोजकर पा लिया है। दोबारा सुनो एक बार। इन्होंने कहा है कि जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ यानी स्वतंत्रता से पहले हमने जो कुछ भी पाकिस्तान को देकर के खो दिया था उससे कहीं ज्यादा हमने बैराट सभ्यता को खोजकर पा लिया है। यानी इस सभ्यता से कुछ ऐसे अवशेष मिल गए प्राचीन शासकों के, जैसे यहां से पंचमार्क सिक्के मिले हैं, 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें 8 जो है वो पंचमार्क सिक्के हैं और 28 जो हैं वो यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। काफी कुछ यहां से मिला है। अब यह तो इतिहासकार की बात थी। अब इसके संदर्भ में बात करें तो क्या है, कहां पर है कठै गुरजिया। अब देखो बैराट सभ्यता जो है ये विराटनगर जयपुर में है। विराटनगर कहां पड़ता है? जयपुर में है। अब सबसे पहले इसको देखो, विराटनगर जो है ये मत्स्य जनपद की राजधानी भी रह चुका है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। ये भी अच्छी बात है, कई दफा पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है विराटनगर। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक आता है मत्स्य संघ जो अपना एकीकरण है उसमें है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है। मत्स्य संघ की राजधानी तो रहा है अलवर। मत्स्य संघ में अब दो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये थे। इसकी राजधानी अलवर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या रहा है? विराटनगर जयपुर। अच्छी बात है। अब देखो विराटनगर जयपुर में है। किस नदी के तट पर विकसित हुआ है ये सभ्यता स्थल? यह सभ्यता स्थल बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुआ है। बाणगंगा नदी कहां है? जयपुर में ही। बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुआ है। इसके पश्चात इसी को ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा किस नदी का नाम है? बाणगंगा नदी का। अर्जुन की गंगा भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या बात हुई? क्यों कहे? अब देखो अर्जुन की गंगा उस समय, क्योंकि विराटनगर का संबंध जो है बैराट में यानी विराटनगर में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय जो है वो यहाँ पर व्यतीत किया था। अज्ञातवास के समय में कहां पर रहे थे? विराटनगर जयपुर में, बैराट में आकर के रुके थे। उस समय की महाभारत के काल की जो बात करें तो उस समय अर्जुन ने कोई तीर चलाया था, द्रौपदी को प्यास लगी और उसकी प्यास के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ, पानी को मिलो, तो अर्जुन ने फिर क्या किया? तीर चलाया और वो जाकर के जहां पर पहाड़ी में लगा वहां पर जो नदी निकलती है उसी का नाम दिया गया अर्जुन की गंगा। वैसे इसे ताला नदी भी कहा जाता है। ताला नदी ये वैसे लोक वाला ताला नहीं है, ताल बढ़ता ना ताल पानी का, उस हिसाब से जगह जगह रुक कर चलती है, आगे जाकर मिल जाती है।
तालाब नुमा जो है जगह बनाकर चलती है। ताला नदी अर्जुन की गंगा भी इसी को कहते हैं, बाण गंगा। इस नदी के तट पर विकसित हुआ था कौन सा सभ्यता? बैराट सभ्यता जो है इसी के तट पर पनपी थी। अब आगे बात करें, खोजकर्ता कौन है? खोज 1936-37 में किसने की थी? सबको पता है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, समझ गए। उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई करवाई। उत्खनन कार्य किसने करवाया था? 1962-63 में नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित इन्होंने क्या किया? बैराट सभ्यता जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया था। आमतौर पर यही पूछते हैं कि बैराट सभ्यता की खोज की थी, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, फिर ये डाल देंगे। तो खोजकर्ता तो कौन है? दयाराम साहनी। और उसके पश्चात उत्खनन करता कौन है? 1962-63 में नील रतन बनर्जी ने इसकी खोज, नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने इसकी खोज की थी। इसके पश्चात एक बात और है इससे संबंधित, सुनो। यह सभ्यता जो है ये मौर्यकालीन व शुंग वंश से संबंधित भी है। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, मैं उसको यहां लिख देता हूं एक बार। कौन सा है? बाबरू अभिलेख या बाबरू शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ है। कहां से? बीजक की डोंगरी से। बीजक की डोंगरी से प्राप्त हुआ था। यह शिलालेख कब खोजा गया था? यह 1837 में इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। अब ये कंफ्यूजिंग वाली बात कैसे है? ये तो नॉर्मल सी बात लगा मुझे, नॉर्मल बनी। अब यहां तो देखो विधिवत रूप से तो किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। अब आप एक बात सुनो, बैराट सभ्यता जो है इसी में अपने पढ़ते हैं कि इस सभ्यता से बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, अशोक से संबंधित था। इस अभिलेख से ज्ञात भी होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब यह शिलालेख अगर विराटनगर यानी बैराट सभ्यता से मिला है तो ये तो 1837 में मिल गया। इसका मतलब इस सभ्यता की खोज 1837 में कहीं ना कहीं हो गई थी पहले, ऐसा नहीं है। इसको देखो, अब जब 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा तो वो सिर्फ कौन थे? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को आदमी, अंग्रेजों को आदमी कौन? कैप्टन बर्ट। इसने इसकी खोज की ना बाबरू अभिलेख, इसको बीजक की डोंगरी पे मिला। तो इसने इस उद्देश्य से नहीं खोजा कि मैंने बैराट सभ्यता को खोज लिया है। इसने सिर्फ एक अभिलेख खोजा था। ये अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे पीछे के शासकों की। उस समय इसको यह अभिलेख मिल गया। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि बैराट सभ्यता को मैंने खोज लिया है। अब ये जो खोज हुई दयाराम साहनी ने जब खोजा तो इनका उद्देश्य था कि इस सभ्यता की खोज की जाए कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है, हमें उसकी जानकारी करनी है। ये विधिवत रूप से इन्होंने खोज की थी। दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, अलग अलग मैटर में ही हमेशा से आते आए हैं। अगर ये पूछेंगे बैराट सभ्यता की खोज किसने की तो 1936-37 में दयाराम साहनी। ये जो प्रश्न आएगा ये क्या आएगा? बाबरू अभिलेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा? 1837 में बीजक की डोंगरी पर। अलग अलग पार्ट में बांट के देते हैं, इनके साथ कभी नहीं फंसाते हैं इसको भी फंसा दो। अब ये जो खोजा गया बाबरू अभिलेख, इसकी जानकारी बता दें। इसको 1838 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। बाबरू अभिलेख बैराट सभ्यता से मिला है जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। इससे मिलती जुलती बातें हैं इसलिए यहां लिखवा दी। अब आगे चलते हैं। अब देखो यह सभ्यता स्थल जो है ये एक तो बिज्जत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिज्जत की पहाड़ी। एक और कौन सी है? भोम डूंगरी। भोम डूंगरी, यहां से भी इसके अवशेष मिले हैं। एक यहीं पर बनी हुई है महादेव डूंगरी। डूंगरी क्या है? डूंगर क्या होता है? डूंगर यानी कि पहाड़, डूंगरी यानी कि छोटी सी कोई पहाड़ी।
बिजक की पहाड़ी भी यही है, बोमडुंगरी, इन सभी पहाड़ियों पर क्या है, बैराट सभ्यता के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो बिजक की इस सभ्यता से क्या क्या मिला है, एक बार मैं इसको मिटा के वापस लिख देता हूं, एक बार पुनः देखो। बैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में है, समझ गए, यहां पर भी लिख देता हूं। 8 किलोमीटर तो लंबाई में है और चौड़ाई की बात करें तो 5 किलोमीटर चौड़ाई में है। अब देखो, पुनः देखो एक बार, बैराट सभ्यता कठा है विराटनगर जयपुर में, सबको पता है, सब सही करके आएंगे, एग्जाम में आता है। तो इसको छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आजकल बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, पढ़ते आते हैं, पढ़ते कई तो रगड़ रगड़ के करीम हो गए, काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनको उनके लिए बातें जो है नॉर्मल बातें हैं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, वो तय में चले गए हैं। यानी बैराट सभ्यता की खुदाई तो इन्होंने कर दी, उन्होंने तो और भी खोद लिया किताबों में जाकर के भी, कि और कुछ मिल जाए बैराट से, कुछ ऐसा मिल जाए पढ़ने के लिए हमें जो सिर्फ हमें पता हो और किसी को ही नहीं पता हो, और एग्जाम में आए और मैं सही कर दूं, बाकी का गलत हो जाए। तो सब कुछ पढ़ा हुआ बच्चों का आजकल, लगातार तैयारी करते हैं, एकदम मंजे हुए हैं पूरे। विराटनगर जयपुर में है। अगर लंबाई की बात करें तो इसका जो दायरा है वो 8 किलोमीटर लंबाई में है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस दायरे में इसके साक्ष्य मिले हैं। बैराट सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुआ है। बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा, यानी कि अर्जुन के तीर चलाने के कारण निकली थी, अर्जुन की गंगा भी इसी को कहते हैं, और ए नदी को नाम ही तावा नदी है। इसकी खोज की कणकरी 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य 1962-63 में, 61 भी आता है कई बार, नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने इसकी खोज की थी। बिजक की पहाड़ी पर मिले हैं इसके साक्ष्य बोमडुंगरी और महादेव डूंगरी। तीनों ही पहाड़ियों का संबंध किस सभ्यता से है, बैराट सभ्यता से है। अब अगर बात की जाए इसी सभ्यता से बाबरू अभिलेख मिला है, 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, ब्राह्मी लिपि में है। इसको सर्वप्रथम 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सभ्यता स्थल जो है इनका टॉपिक ऐसा होता है कि और जो अपने इतिहास के जो क्वेश्चन हैं, भले ही चौहान वंश के हो, भले ही मेवाड़ का गुहिल वंश हो, चाहे जोधपुर के राठौड़ वंश के हो, चाहे सिसोदिया वंश कोई भी हो, उसमें से क्वेश्चन आए नहीं आए, सभ्यता स्थल जो है इनमें से तो 101% क्वेश्चन आता है, पक्का आएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी करवाती हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम है उनमें हो, सभी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अब 8वां क्या मिला, गुरजीवा बता दे, 8वां बड़ा समान मिले। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी, यहां से बाबरू अभिलेख जो है वो बाबरू शिलालेख, ये भी इसी सभ्यता से मिला है। ये मैंने बता दिया, कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा, ये बात हो चुकी है। इसके पश्चात इस नोट लगा के इसको देख लो एक बार, यह अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक था, अशोक मौर्य से संबंधित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस बात की जानकारी किससे मिलती है, बाबरू अभिलेख से मिलती है। बैराट सभ्यता स्थल जो है इसी से ही एक मंदिर जो है वो प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, मंदिर भी 8वां मिलो है। एक मंदिर के अवशेष जो है वो यहां से प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर में कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग हुआ है इस मंदिर में। मंदिर मिल गया, इसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग हुआ है। और जो ईंटें मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली हैं उसी आकार की ईंटें मिली हैं। ईंट मिलना कोई बड़ी चीज होगी, कुछ लिखा दिया, नॉर्मल बात है। ईंट मिलना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसके जो आसपास का दायरा है 8 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर की चौड़ाई, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और फिर भी इन पहाड़ियों के मध्य जब ईंटों का मिलना होता है तो ये सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ईंटों की चिनाई हुई है इसमें।
क्या मिला है? मंदिर मिला है। यहां से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कठों मिली है? बैराट सभ्यता से मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी यहीं से मिली है। यहां से एक सोने का कलश प्राप्त हुआ है। सोने का कलश ये मिलो, सोने को कलश मिलो, क्या मिलो? खोजकर्ता ने मिलेगा या उत्खननकर्ता को? उत्खननकर्ताओं को मिलेगा। उत्खननकर्ता कौन है? कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। उनका तो मौज ही होगी गुरु जी। मौज में छोटा सा कलश है, इसमें कुछ नहीं था। इसमें क्या था? बुद्ध की अस्थियां थी। इसमें बुद्ध की अस्थियां। अब ये कंफर्म नहीं कि बुद्ध की थी, इसमें छोटी छोटी अस्थियां मिली, उन्होंने अनुमान लगा दिया, बोलिए ये आरबीसी के है, बोलिए महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। यानी सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। इसी सभ्यता से पूजा या हवन का सामान, पूजा का सामान यहां से प्राप्त हुआ है। पूजा का सामान प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? बाला की मूर्ति। बाला की मूर्ति, बला नहीं है कोई, बाला है। बाला यानी छोटी बच्ची। छोटी बच्चे की कोई प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसके धड़ के ऊपर सिर भी नहीं है, पैर भी नहीं, उससे ज्ञात हो रहा है कि बाला की मूर्ति हो सकती है, यानी कि यहां से प्राप्त हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की बात लिखाओ गुरुजी, काम की बात। काम की बात यह है, यहां से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और वो भी किसमें थी? सूती कपड़े में बंधी हुई। सूती कपड़े में बंधी हुई प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? यहां से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 8 तो हैं पंचमार्क सिक्के। 8 क्या हैं? पंचमार्क सिक्के। और 28 के हैं इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। शासकों की मुद्राएं, इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। घास कट के गुरुजी कौन समझ में आई? अब देखो, नहीं समझ में आई, पुनः बता देते हैं एक बार। बैराट सभ्यता जो है, इससे 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सूती कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन 36 मुद्राओं में 8 तो है पंचमार्क सिक्के और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इससे ज्ञात होता है कि उस समय यहां पर यूनानियों का अधिकार भी रहा होगा। वही देखो, इनसे संबंधित कोई चीज मिल रही है यूनानियों से संबंधित, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर यूनानी शासकों का आधिपत्य भी रहा होगा। ये जो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखना, पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। कौन से? पंचमार्क सिक्के जो हैं, ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में यहां से क्या मिला है? इसके पश्चात बात की जाए तो यहां से पत्थर के औजार बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। पत्थर के औजार बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। पत्थर के औजार बनाने का कारखाना जो है वो भी यहीं से मिला है। अब एक बात और याद रखना, बैराट सभ्यता से लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन लोहे के औजार बनाने का कारखाना भी पत्थर के कारखाने के साथ चलता था, ऐसा पाया गया है। लोहे के औजार बनाने का कारखाना कहां से मिला है? बैराट सभ्यता से। एक बार दोबारा सुनो, कौन समझ में आएगा। यहां से पत्थर के औजार बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, अच्छी बात है। यहां से लोहे के औजार बनाने का कारखाना मिला है, लेकिन याद रखना, इस सभ्यता से लोहे के औजारों की या लोहे से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब यह सभ्यता जो है, इस सभ्यता से, ये अच्छी बात है, मौर्य कालीन व शुंग वंश के शासकों के अवशेष मिले हैं। शासकों के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं। अब एग्जाम में प्रश्न जब आता है, आरपीएससी वाले एग्जाम की बात की जाए तो ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं। इस प्रश्न को देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल में मौर्य कालीन व शुंग शासकों के अवशेष मिले हैं? तो किससे मिले हैं? बेराट से। अगर अपना ये पढ़ा हुआ नहीं है, अगर ये पढ़ लिया कि यहाँ से बाबरू अभिलेख मिला, तो अपने पता लग गया कि मौर्य कालीन शासक है, अशोक सम्राट, अशोक से संबंधित है और मौर्य कालीन शासक है, तो यहाँ से मिला, तो कौन सी हो जाएगी? बेराट सभ्यता जो है वो हो जाएगी। अब आगे बात की जाए तो एक बार इसको पुनः देख लो, क्या क्या मिला है उसकी बात हो रही है। बेराट सभ्यता जो है, यहां से बाबरू अभिलेख मिला है, जो कि कैप्टन बर्ट ने बिज्जर की पहाड़ी पर 1837 में इसको खोजा था। बाबरू अभिलेख जो है, इससे ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। यहां से ही मंदिर के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहां से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां से सोने का कलश प्राप्त हुआ है, इस कलश के अंदर जो है महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, ऐसा मानना है खोजकर्ताओं ने, अपनी कोई बात नहीं है, ये इन्होंने बताया वही अपन पढ़ रहे हैं। यहां से पूजा या हवन का सामान प्राप्त हुआ। यहां से बाला की मूर्ति, छोटी बालिका की मूर्ति जो है वो यहां से मिली है। यहां से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई जो कि सूती कपड़े में बंधी हुई थी। अब ज्यादा अगर गहराई में जाएं तो पढ़ने वाले तो ये भी पढ़ लेते हैं कि सूती कपड़ा हाथ से बना हुआ था और कपास के रेशे इसमें लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि ये भी कपास उगाते होंगे, लेकिन कपास के यहाँ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। कपास उगाने के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, इसमें 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें 8 पंचमार्क सिक्के हैं और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर यूनानियों का अधिकार भी रहा होगा। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? पंचमार्क सिक्के हैं। यहाँ से पत्थर के औजार बनाने का कारखाना तथा लोहे के औजार बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। याद रखना, लोहे के औजार बनाने का कारखाना मिला, लोहे की कोई भी सामग्री नहीं मिली है। मौर्य कालीन व शुंग वंश के शासकों के अवशेष भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब आगे चलते हैं। 2 बातें और हैं जो पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते, क्या पता, लेकिन अक्सर महत्वपूर्ण है दोनों बातें। इसमें एक तो आता है कि विराटनगर यानी बेराट में पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। कहां पर किया था? बेराट में। पांडवों ने अज्ञातवास का समय जो है यहां पर व्यतीत किया था। इसके पश्चात एक बात आती है कि चीनी यात्री थे कौन? हेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट या विराटनगर का जिक्र किया है। हेनसांग ने अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसमें भी किसकी प्रशंसा की है? विराटनगर के बारे में लिखा है उसने। अब यह सभ्यता स्थल जो है, यहां से शंख लिपि प्राप्त हुई है। शंख लिपि प्राप्त हुई है। कालीबंगा से कौन सी लिपि मिली थी? सेंधव लिपि। सीधा भागे या दाएं बाएं, मैंने बताया था ना, सेंधव लिपि प्राप्त हुई जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती। यहां से कौन सी मिली है? शंख लिपि जो है वो यहां। इसी सभ्यता से काले मर्द भांड मिले हैं। काले मर्द भांड यहां से मिले हैं, जिसे NBP नाम दिया गया है। अलग अलग देते हैं, जो नीले रंग के सुनहरे रंग के मिलते हैं वो उनके अलग नाम है, NCP इस हिसाब से। काले मर्द भांड क्या होते हैं? अरे भांड यानी बांडा मिला है, सीधी बात है। काले रंग का बांडा प्राप्त हुआ है, यानी काले रंग के बड़े बड़े चित्रित बर्तन जो हैं वो मिले, उनके ऊपर चित्र भी अंकित हैं। काले रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन्हें NBP नाम दिया गया है। ये क्यों देते हैं ये अलग से टॉपिक बना देंगे, इनके हिसाब से इनका संबंध वैसे जो कितने पुराने हैं उस हिसाब से इनका संबंध सभ्यता थी। इसके विलुप्त होने का कारण क्या माना गया है? ऐसा मानते हैं कि मिहिर कुल जो थे, कौन थे? शासक था। मिहिर कुल शासक ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था। नष्ट करने के बारे में बात की जाए, कोई भी सभ्यता होती है उसके नष्ट करने के, जैसे मैंने कालीबंगा के बारे में आपको बताया, या तो सरस्वती नदी ने अपना प्रवाह क्षेत्र बदल दिया जिसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ा, या फिर वो
प्रसिद्ध वो इतिहासकार उन्होंने कहा है कि कच्छ के रण में जो है मिट्टी जमा हो जाने के कारण उस तरफ से जो हवाएं आती थी वो नमी लेकर आती और यहाँ पर बरसात करती थी। उस समय वहां पर कच्छ में मिट्टी भर जाने के कारण वो हवाएं यहाँ पर आई नहीं, गर्म हवाएं आई और बरसात हुई नहीं। तो कालांतर में वहां अकाल पड़ा और उससे कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई। तो इस सभ्यता के बारे में माना जाता है कि मिहिर कुल जो शासक था उसने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे वो मैंने आपको पूरे लिखवा दिए विराट सभ्यता में। और आगे जो जीके क्लास होगी उसमें नेक्स्ट सभ्यता जो भी होगी वो करवा देंगे। मैंने जितना भी मैटर था पूरा करवाने का प्रयास किया है। कोई छोटा मोटा पॉइंट छूट जाता है तो आप डिस्कस कर लिया।